हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज ये क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास थर्ड होने वाली है। तो जल्दी से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ से देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको स्किप करते चलेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। याद रखेंगे, जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनके नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजननाथ में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया दोस्तों। 1934 ईस्वी में राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों। तो हरिजन पत्रिका किसकी? गांधी जी की हो जाएगी ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। दो महात्मा किसको कहा है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा किसको कहा? गांधी और इरविन को कहा था। आगे बात करें, गांधी इरविन समझौता था जो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। ये भी आपको याद रखना है। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। आगे बात करें, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया गया था वो लंदन में 1930 में बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया दोस्तों। किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस में इसने भाग नहीं लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जो कि लंदन में हुआ था 1930 में, नवंबर 1930 में हुआ था। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो लंदन में 1930 में हुआ। 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था एंग्लो इंडियन का। आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन से हॉल में? किंग्सले हॉल में ठहरे थे और SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। आगे बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बात करें, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। किसने? कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था दोस्तों। याद रखना आपको, तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जो बहिष्कार किया था कांग्रेस ने किया, जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। आगे बात करें, गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। याद रखेंगे। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। याद रखेंगे आपको, कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। ये आपको याद रखना है। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है,
पर गांधीवाद नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो आप लगाएंगे कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कुछ लोगों के विरोध करने पर, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद रखेंगे, सन याद रखेंगे कब हुआ था कराची अधिवेशन, 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था कराची अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में, याद रखेंगे कराची अधिवेशन 1931 में, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोग की भूमिका निभाई थी। आगे बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में जो हुआ था, महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखना है किसने, हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। आगे बात करें। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। आगे बात करें दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष, जो कि निर्विरोध बने थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरे बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके त्यागपत्र के बाद? सुभाष चंद्र बोस के बाद। सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे बात करते हैं। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया, इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यथावत समझौता 19 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनिक ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। आगे बात करें। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल। आगे बात करते हैं दोस्तों। 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ 22 मार्च 1940 तक। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन में दोस्तों याद रखना आपको, लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, ये आपको याद रखना है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। विनोबा भावे द्वारा महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। अब बात करें क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, जिसका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। आगे बात करें दोस्तों, जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की पिलक कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरहस्ट की हत्या कर दी थी। इंपोर्टेंट कुछ नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो स्थान याद रखेंगे, 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, 9 अगस्त 1925 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोस्तों 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, जिसके दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 मार्च का वो दिन, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। 64 दिन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष इसका आंसर हो जाएगा। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। किसने? बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को प्राधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अब बात करते हैं दोस्तों। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, जो कि अफगानिस्तान में, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। वर्ष 1907 में भिकाजी रुस्तम कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की थी।
वी.डी. सावर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर तैयार की थी। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ से हमने कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो आने वाली है और उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो यहाँ से बनने वाले प्रश्न इन्हीं से मिल जाएंगे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं UPSSC PET 2023 की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।